इस वीडियो में आपको 9th क्लास हिंदी सब्जेक्ट का कंप्लीट सॉल्यूशन देखने को मिलेगा। यदि आपको और भी सब्जेक्ट की वीडियो देखनी है तो मैं यूट्यूब चैनल MS एजुकेशन TV के ऊपर जाके देख सकते हैं। यदि आपको PDF डाउनलोड करनी है, इस कोने में वेबसाइट दी हुई है, इस वेबसाइट से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले देखिए खंड क, फर्स्ट क्वेश्चन, व्याकरण पर आधारित निम्नलिखित बहुविकल्पीय प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है। इसमें आपको बताना शुद्ध शब्द कौन सा है। इसमें जो गया ऑप्शन ये अपना राइट होगा, सन्यासी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्णमाला किसे कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित समूह को, ऑप्शन घ राइट। क्वेश्चन 2, निम्नलिखित प्रश्नों के यथा निर्दिष्ट उत्तर दीजिए। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, भाषा के मानक रूप से क्या अभिप्राय है। आंसर, भाषा के मानक रूप से अभिप्राय वस्तुतः भाषा के व्याकरण सम्मत, शुद्ध, परिनिष्ठित व परिमार्जित रूप से है। दूसरे शब्दों में भाषा के शुद्ध रूप से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विकारी शब्द किसे कहते हैं, उदाहरण स्पष्ट कीजिए। आंसर, वे शब्द जो लिंग, वचन, पुरुष, काल, कारक आदि के आधार पर परिवर्तित हो जाते हैं विकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे लड़का, लड़की और लड़का, लड़के, यानी कि लड़का लड़की लिंग के अकॉर्डिंग, और लड़का का जो लड़के बनेगा वो वचन के अकॉर्डिंग, यानी कि एक वचन बहुवचन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यंजन किसे कहते हैं, इसके कितने भेद होते हैं। आंसर, जिन ध्वनियों के उच्चारण में वायु रुकावट के साथ बाहर निकलती है उन्हें व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 33 है। भेद जो है इनके कंठय, तालव्य, मूर्धन्य, दंत्य, ओष्ठ्य आदि, ये सभी जो हैं इनकी भेद होते हैं। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे हिंदी में कुल कितने स्वर हैं। कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दे, हिंदी में कुल कितने स्वर हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन 3 और 4 में से आपको कोई एक का जो आंसर देना है। क्वेश्चन 3 है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पे आपको निबंध लिखना है। निबंध में यहाँ पे है विज्ञान के लाभ और हानियाँ, बढ़ती हुई महंगाई, प्रदूषण की समस्या, और ये जो आप स्वयं करेंगे, जो आपको अच्छे से आता है वो आप इसके अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। क्वेश्चन 4, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर पत्र लिखिए। इसमें पत्र है, भाई के विवाह के लिए अपने विद्यालय के मुख्याध्यापक को अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र। सबसे पहले आपको लिखना सेवा में प्रधानाचार्य महोदय, फिर स्कूल का नाम, नीचे स्कूल का एड्रेस। विषय के अंदर आपको लिखना है भाई के विवाह हेतु अवकाश प्रदान करने संबंध में। महोदय ये ऊपर आगे आया हुआ है, ये महोदय यहाँ पे आएगा, याद रखना। सविनय निवेदन है कि मेरे बड़े भाई का विवाह है। यहाँ पे डेट लिखनी आपको, किस तारीख को है। विवाह की तैयारियों में मेरी उपस्थिति आवश्यक है क्योंकि घर के अन्य कार्यों में सहयोग करना पड़ेगा। इसी कारण मैं विद्यालय की कक्षाओं में सम्मिलित नहीं हो पाऊंगा, इसलिए मुझे इस तारीख से लेकर इस तारीख तक, यानी कि यहाँ पे आपको दिन लिखने हैं, कितने दिन का आपको अवकाश चाहिए, और जो मेरी बची हुई पढ़ाई है वो मैं आके जो है कंप्लीट करूँगा। लास्ट में आपको जो है यहाँ पे शायद धन्यवाद, आपका नाम, क्लास और रोल नंबर लिखना है। इसी की ओर में यहाँ पे एक और पत्र दिया गया है। नेक्स्ट जो पत्र है इसमें है, अपने मित्र या सहेली को परीक्षा में प्रथम आने पर जो आपको बधाई पत्र लिखना है। सबसे पहले आपको लिखना, प्रिय मित्र, आपके मित्र का नाम, सप्रेम नमस्कार। तुम्हारे वार्षिक परीक्षा में प्रथम आने का समाचार पाकर मुझे बहुत प्रसन्नता हुई। यह सुनकर मेरा मन गर्व और आनंद से भर गया। तुम्हारी यह सफलता तुम्हारे कठिन परिश्रम, लगन, अनुशासन का प्रत्यक्ष प्रमाण है। तुम सदैव कक्षा में ध्यानपूर्वक पढ़ाई करते हो और शिक्षकों का आदर करते हो। यही कारण है कि आज तुमने विद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। तुम्हारी इस उपलब्धि से तुम्हारे माता पिता, शिक्षक और मित्र सभी गौरवान्वित हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि तुम आगे भी इसी प्रकार निरंतर मेहनत करके जीवन में और भी ऊंचाइयां प्राप्त करोगे। तुम्हारी सफलता देखकर मुझे भी पढ़ाई से जो है प्रेम और अधिक प्रेरणा मिली है। ईश्वर से प्रार्थना है कि तुम सदैव स्वस्थ तुम्हें सदैव स्वस्थ रखे और भविष्य में निरंतर सफलता प्राप्त करते रहो। लास्ट में आपको लिखना है, शेष कुशल है। तुम्हारा सच्चा मित्र, मित्र का नाम, और नीचे आपको डेट लिखनी है। नेक्स्ट खंड ख, क्वेश्चन 5, क्षितिज बाग एक काव्य खंड पर आधारित निम्नलिखित बहुविकल्पीय प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, ललदैद किस काव्य शैली में लिखती थी। वाक, ऑप्शन ग राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस कंध पर श्री कृष्ण बांसुरी बजाते थे वह किस नदी के तट पर था। वह जो है यमुना नदी के तट पर था। इसका राइट आंसर होगा यमुना। क्वेश्चन 6, निम्नलिखित काव्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पे काव्यांश दिया गया है, इसको आपको पढ़ना है और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनके आंसर आपको देने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, प्रस्तुत काव्यांश के कवि और कविता का नाम। कवि का नाम है कबीरदास और कविता है सांखिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्ञान रूपी हाथी पर दुलीचा
डालकर चढ़ने का क्या अभिप्राय है? आंसर, ज्ञान रूपी हाथी पर दूलीचा डालकर चढ़ने का अभिप्राय ज्ञान ग्रहण कर निरंतर आगे बढ़ने से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कवि ने साधक को ज्ञान रूपी हाथी पर चढ़ने के लिए क्यों कहा है? आंसर, क्योंकि ये अज्ञानी संसार व्यर्थ में भौंकने वाले कुत्ते के समान है। नेक्स्ट है, कवि ने संसार को क्या कहा है और क्यों? आंसर, कवि ने संसार को अज्ञानी कुत्ता कहा है क्योंकि ये संसार में बेवजह है कुत्ते के समान भौंकता रहता है। नेक्स्ट है, दूलीचा का क्या अर्थ है? इसका अर्थ है कालीन या छोटा आसन। प्रश्न 7 और 8 में से किसी एक का जो आपको उत्तर लिखना है, दोनों में से आपको एक करना है। क्वेश्चन 7, निम्नलिखित का जो है काव्यांश में निहित भाव और शिल्प सौंदर्य स्पष्ट करें। तो यहाँ पे ये जो आपको काव्यांश दिया गया है, सबसे पहले देखिए इसका भाव सौंदर्य। इस काव्यांश में कवि जीवन में संतुलन और संयम का महत्व बताते हैं। अधिक खाने से कोई लाभ नहीं मिलता और न खाने से व्यक्ति अहंकारी हो जाता है। केवल संतुलित भोजन करने से ही मनुष्य में संभाव उत्पन्न होता है। जब व्यक्ति संभावी बनता है तो उसके जीवन में रुकावटें दूर होकर उन्नति और आत्मज्ञान के द्वार खुल जाते हैं। इसी का शिल्प सौंदर्य। कविता की भाषा सरल, सहज और प्रभावशाली है। इसमें लयात्मकता है जिससे विचार और भी प्रभावशाली बन जाते हैं। खा खाकर न खा करने में जो है पुनरुक्ति अलंकार का प्रयोग हुआ है। संकल्पबद्ध द्वार का प्रयोग प्रतीकात्मक रूप से किया गया है जो जीवन की बाधाओं और आत्मज्ञान के मार्ग की ओर संकेत करता है। क्वेश्चन 8, सखी ने गोपी से श्री कृष्ण का कौन सा रूप धारण करने का आग्रह किया था? अपने शब्दों में वर्णन करें। आंसर, सखी ने गोपी से श्री कृष्ण का रूप धारण करने का आग्रह किया था। उसने कहा है कि वह अपने सिर पर मोर पंख सजाए, गले में फूलों की माला धारण करे, तन पर पीताम्बर ओढ़े और हाथों में लाठी लेकर ग्वाल बालों के साथ गाय चराने जाए। इस प्रकार गोपी का रूप श्री कृष्ण जैसा ही हो जाएगा। नेक्स्ट है खंड ग। क्वेश्चन 9, क्षितिज भाग 1 गद्यखंड पर आधारित निम्नलिखित बहुविकल्पीय प्रश्नों के उत्तर दीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन, राहुल सांकृत्यायन ने बौद्ध धर्म कब ग्रहण किया? 1930 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, गधे के चेहरे पर कौन सा स्थायी भाव सदा छाया रहता है? विषाद का। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारी मानसिक शक्ति कौन बदल रहा है? हमारी जो मानसिक शक्ति है विज्ञापन और प्रसार के तंत्र बदल रहे हैं। क्वेश्चन 10 और 11 में से आपको कोई एक का आंसर लिखना है। क्वेश्चन 10, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। तो यहाँ पे गद्यांश दिया गया है, इसको एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए। इससे रिलेटेड फर्स्ट क्वेश्चन है पाठ और लेखक का नाम। पाठ का नाम है उपभोक्तावाद की संस्कृति और लेखक है श्यामाचरण दुबे। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी ने क्या कहा है? हम अपनी बुनियाद पर कायम रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन, भविष्य में आने वाली चुनौतियों के लिए हमें क्या करना होगा? हमें अपनी सामाजिक नींव को मजबूत करना होगा। नेक्स्ट है उपभोक्ता संस्कृति से कैसे और क्या चुनौती है? सामाजिक नींव को वह गिर या समाप्त हो सकती है। क्वेश्चन 5, दरवाजे खिड़की खुले रहने से क्या अभिप्राय है? समय के साथ कुछ अच्छे बदलाव को ग्रहण करें। क्वेश्चन 11, मुंशी प्रेमचंद अथवा महादेवी वर्मा का संक्षिप्त जीवन परिचय देते हुए कहानी कला की जो है प्रमुख विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। तो इसमें देखिए यहाँ पे मुंशी प्रेमचंद और दूसरा है महादेवी वर्मा, कोई आपको एक का जो है यहाँ पे साहित्य परिचय आपको लिखना है। मुंशी प्रेमचंद, इसके अंदर आपको जन्म, इनकी शिक्षाएं, रचनाएं, साहित्यिक विशेषताएं, ये सभी टॉपिक आपको कवर करने हैं। ये आप पढ़ सकते हैं, वीडियो को रोक करके आराम से आप इसको समझ के कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपको उनकी भाषा शैली और उनकी मृत्यु कब हुई, ये टॉपिक जो है आपको कंप्लीट कवर करने हैं उनके। ये आप खुद जो है एक बार वीडियो को पॉज करके आराम से पढ़ के याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है महादेवी वर्मा, इनके जन्म, शिक्षा, रचनाएं और साहित्यिक विशेषताएं, ये सभी जो है आपको याद करनी है चीज़ें, जो भी टॉपिक यहाँ पे दिए गए हैं। नेक्स्ट है उनकी मृत्यु कब हुई। क्वेश्चन 12, यात्रा वृत्तांत के आधार पर तिब्बत की भौगोलिक स्थिति का शब्द चित्र प्रस्तुत करें। वहाँ की स्थिति आपके शहर या राज्य से किस प्रकार भिन्न है? आंसर, तिब्बत वह एक ऊंचा और ठंडा पठार है जहाँ बर्फ से ढकी पर्वत श्रृंखलाएं, कम वर्षा, विरल जनसंख्या और याक भेड़ पालन प्रमुख है। यह मेरे राज्य या शहर से भिन्न है क्योंकि यहाँ समतल मैदान है, अधिक वर्षा, घनी आबादी और गेहूं, धान जैसी फसलें होती हैं। नेक्स्ट है खंड घ।
क्वेश्चन 13, कृतिका भाग 1 के आधार पर किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। प्रश्न है, मृत्यु का तरल दूत किसे कहा गया है और क्यों? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखना। आंसर, मृत्यु का तरल दूत बाढ़ के उफनते हुए पानी को कहा गया है। यह पानी जिस क्षेत्र में प्रवेश करता था वहां अपनी तीव्र और अनियंत्रित गति से सब कुछ डुबो देता है और बहा ले जाता था। पेड़, घर, पशु पक्षी, खेत सभी अपनी उसकी धारा में समा जाते थे। उसकी विनाशकारी शक्ति को देखकर लेखक ने उसे मृत्यु का तरल दूत कहा है। इसी की ओर में एक और क्वेश्चन है, नौजवान के पानी में उतरते ही कुत्ता भी पानी में कूद गया। दोनों ने किन भावनाओं से वशीभूत होकर ऐसा किया? आंसर, नौजवान के पानी में उतरते ही कुत्ता भी उसके साथ कूद गया। दोनों ने ऐसा कर्तव्य भावना और निष्ठा के वशीभूत होकर किया। नौजवान बाढ़ के समय अपने कर्तव्य का पालन करने के लिए पानी में उतरा, जबकि कुत्ते ने अपने स्वामी के प्रति वफादारी के साथ निभाने की भावना से पानी में छलांग लगाई। इस प्रकार एक में कर्तव्य निष्ठा और दूसरे में जो है निष्ठा और प्रेम की भावना दिखाई देती है। आपको जो ऊपर क्वेश्चन था, जो आपको दिख रहा होगा मृत्यु का तरल दूत, आपको इस पाठ का जो है नाम लिखना है और साथ ही साथ इसके लेखक का नाम आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे इसके लेखक कौन है। नेक्स्ट है खंड अ, क्वेश्चन 14, आदर्श जीवन मूल्य मध्यमा के आधार पर किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसमें फर्स्ट है, अंतिम श्लोक में संजय धृतराष्ट्र को संबोधित करते हुए क्या कहते हैं? आंसर, अंतिम श्लोक में संजय धृतराष्ट्र से कहते हैं कि हे राजन, जहाँ योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण और जहाँ धनुषधारी अर्जुन है वहाँ श्री यानी कि समृद्धि, विजय और विभूति यानी कि शक्ति अवश्य होती है। यही सनातन सत्य है और यही मेरा जो है अटल मत है। इसी की ओर में एक और क्वेश्चन है, आर्जवम के रूप में गीता के कृष्ण वास्तव में क्या कहना चाहते हैं? आंसर, आर्जवम के रूप में गीता के कृष्ण वास्तव में यह कहना चाहते हैं कि मनुष्य का आचरण सच्चाई और सरलता से युक्त होना चाहिए। व्यक्ति का मन, वचन और कर्म तीनों में एक रूपता होनी चाहिए। छल, कपट और दिखावा जीवन में से दूर होना चाहिए। गीता का संदेश है कि आर्जव या सरलता ही मनुष्य को श्रेष्ठ और आदर्श बनाती है। सेकंड क्वेश्चन, विद्यार्थी रूप में झूठा दिखावा करने का आपको क्या नुकसान उठाना पड़ सकता है? आंसर, विद्यार्थी के रूप में झूठा दिखावा करने से कई प्रकार के नुकसान हो सकते हैं। झूठ बोलकर या दूसरों की नकल करके पढ़ाई करने से सच्चा ज्ञान प्राप्त नहीं होता। परीक्षा में सफलता अस्थायी हो सकती है, परंतु जीवन में आगे चलकर यह छलावा व्यक्ति को असफल बना देता है। झूठा दिखावा करने से आत्मविश्वास घटता है और समाज में भी विद्यार्थी की छवि खराब हो सकती है। इसी की ओर में एक और क्वेश्चन है, अपने भीतर की विलक्षण विचार शक्ति को जगाकर हम किस प्रकार लाभान्वित हो सकते हैं? आंसर, हम अपने कर्मों से पूर्ण सजग और जिम्मेदार हो जाएंगे। हमें भगवान की कृपा पर गहरा विश्वास होने लगेगा। धर्म और कर्तव्य का बोध होगा। हम विचारहीनता और भ्रम की स्थिति से बाहर निकल जाएंगे। यहाँ तक वीडियो अपनी कंप्लीट हो चुकी है। वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। वीडियो के बीच में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछे हैं, उन क्वेश्चन के आंसर आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं। यदि आपको PDF डाउनलोड करनी है तो इस कोने में वेबसाइट दी हुई है, इस वेबसाइट से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।